नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो गुरुकुल कांगड़ी समय विश्वविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और उनके विचारों व सुझावों को सुनेंगे। बता दें कि दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री धामी दोपहर करीब 3:15 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को युवाओं से जुड़ाव और संवाद के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है और प्रशासन और संबंधित विभागों ने कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। हरिद्वार से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद करेंगे और उनके विचारों व सुझावों को सुनेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री धामी दोपहर करीब 3:15 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री के इस दौरे को युवाओं से जुड़ाव और संवाद के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है और प्रशासन और संबंधित विभागों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वहां गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद करेंगे और उनके विचारों और सुझावों को भी सुनेंगे। और आपको बता दें कि दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में बारिश से कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि अभी तक राज्य में कृषि के क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को अलर्ट रहने और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों से नुकसान की रिपोर्ट जुटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने और प्रभावित लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। गणेश जोशी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार संवेदनशील है और स्थिति पर लगातार नजर बनाई हुई है। अभी तक की जो जानकारी है, किसी भी जिले से खेती की नुकसान की खबर तो नहीं आई है, लेकिन जगह जगह सड़कों का टूटना, मार्ग अवरुद्ध होना, पुस्ते टूटना, जहाँ भी जानकारी मिलती है, जहाँ पर मैं स्वयं जा सकता हूँ, नज़दीक के क्षेत्रों में खुद गया हूँ और जो हमारे अधिकारी डीएम पीडीओ जा रहे हैं। देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद जनता के साथ खड़े होकर उनके दर्द को कम करने का जो प्रयास है, वो हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है। और अभी तक खेती के नुकसान की किसी भी जिले से कोई इस प्रकार का वो नहीं है कि खेती का नुकसान हुआ। वहीं उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने राज्य सरकार पर स्वीकृत योजनाओं की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। रावत का कहना है कि उनके कार्यकाल में कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी और उन पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए थे, लेकिन आज भी कई योजनाएं बंद पड़ी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सरकार से इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है।
हरक सिंह रावत ने सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो राजभवन का घेराव करेंगे। उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है और सरकार पर विपक्षी हमले भी बढ़ने लगे हैं। हॉस्पिटल को एस्टिमेट तो स्वीकृत कर दें, श्रीदेव सुमन का एस्टिमेट ही स्वीकृत कर दे तो भी मैं मान लूंगा आगे उनको एक कदम तो आगे बढ़े। बायोटेक में आज ऑफिस शिफ्ट कर सकते, रंगाई पुताई करके बायोटेक ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, वहां कम से शुरुआत तो हो जाए ना। और नहीं होगा तो हम राजभवन का घेराव करेंगे। इन योजनाओं का जो सरकार की स्वीकृति हुई है, मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, नहीं तो हम राजभवन का घेराव करेंगे कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। जमीन इन विभागों को आवंटन की गई, इन विभागों के प्रस्ताव पर आवंटन की गई और उसके बाद सरकारी पैसे का धन का दुरुपयोग हुआ और उस पर एक ही आगे इंच काम नहीं हुआ। उसके बाद पिछले 10 साल में 1 इंच भी काम नहीं हुआ है। तो सरकारी संपत्ति का और सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आगामी संकल्प यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी यात्रा के दौरान राम मंदिर में चंदा चोरी और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि जनता को बीजेपी नेताओं से जुड़े इन मामलों की सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन जन तक पहुंचकर इन मुद्दों पर अपनी बात रखेगी। वहीं उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। चुनावी माहौल के बीच धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस भी बढ़ती अब नजर आ रही है। प्रदेश में संचालित कर रहे हैं, जो बातें मैंने पूर्व में बताई वो तो है ही है, लेकिन इन माई के लालों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब निर्माण हो रहा था तो उस समय तमाम आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग गांव में शहर में जाकर के सबको पीले रंग के चावल दे रहे थे कि अक्षत के चावल हैं, अयोध्या से आए हैं। लोगों ने भरपूर जो है मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। ना तो इन्होंने अभी तक ये बताया कि कितना चंदा आया और ना इन्होंने अभी तक ये बताया कि मंदिर निर्माण में कितना धन व्यय हुआ है। दूसरा बात आपके सामने है कि 10 रुपए की जमीन खरीदी, 10 मिनट बाद 100 रुपए में बेच दी। भाई मालिकाना हक जो है दाखिल खारिज के बाद मिलता है ना, 1 महीने बाद दाखिल खारिज होता है। इन माई के लालों ने उस प्रक्रिया को भी धत्ता बता दिया। योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये भ्रष्टाचार तो योगी जी आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ है उत्तर प्रदेश में कि 10 मिनट में 10 रुपए की जमीन 1000 में बेच दी या 100 में बेच दी। ये भ्रष्टाचार हुआ है। कहाँ गया पैसा, किसने उस पैसे को लूटने का काम किया। और उसके बाद चंदा चोरी। खुद सरकार कहती है कि 40 करोड़ लोगों ने मंदिर के जो है दर्शन किए हैं। अगर 200 रुपये भी एक आदमी ने दिया तो कितना बैठा। कहाँ है वो पैसा? वो पैसा आरएसएस और बीजेपी के पास है। इसीलिए चंपत राय चंपत हो गए, 8 लोगों को मुलजिम बना दिया। वो बेचारे क्या कहेंगे, उनके पास तो कुछ कहने के लिए नहीं। इन माई के लालों ने बद्रीनाथ नहीं छोड़ा, इन माई के लालों ने केदारनाथ का सोना खा लिया। तो भाई ये भी हमारा मुद्दा होगा। इस मुद्दे को लेकर भी जो है हम संकल्प यात्रा में जा रहे हैं। वहीं देहरादून में नाले में बहने से 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि परिवार बेहद खराब और असुरक्षित हालत में प्लास्टिक व लकड़ी से बनी कच्ची झोपड़ी में रह रहा था। बता दें कि परिवार में 5 बच्चे थे, जिनमें से 2 की नाले में बहने से दर्दनाक मौत हो गई। आयोग ने बच्चों की सुरक्षा और परिवार की स्थिति को लेकर आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।
अब बात करेंगे मसूरी की, जहां पर लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में मस्जिदों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की खबर के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद करीब 200 साल पुरानी है और यहाँ उनके पूर्वजों की कब्रें भी मौजूद हैं। उनका दावा है कि ऐसी स्थिति में अचानक इसे सरकारी बताना उचित नहीं है। वहीं प्रशासन की ओर से मामले की जांच और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आईडी निकालो वाले। वहीं विकास नगर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हरियाणा नंबर की एक ब्लैक स्कॉर्पियो सहसपुर छबरा होते हुए चांदपुर पहुंची। तभी जंगल के बीच तेज मोड़ पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। आपको बता दें कि बेकाबू स्कॉर्पियो सुरक्षा दीवारों को तोड़ते हुए सीधे जंगल में जा घुसी। हादसे की तस्वीरें इतनी भयानक थी कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें भी एक डर का माहौल बन गया, जहां भारी भरकम दीवार टूट गई और गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ गई। आपको बता दें कि हादसे के वक्त स्कॉर्पियो में 3 युवक सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि तीनों सुरक्षित बच गए। बाद में ट्रैक्टर की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को बाहर निकाला गया। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार के खतरे को उजागर करता है, खासकर युवाओं से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील करता है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में सिंचाई विभाग ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। हालांकि राहत की बात ये रही कि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है और हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। बता दें कि सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास त्यागी के मुताबिक पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग से जलस्तर बढ़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन और विभाग अलर्ट मोड पर है। उन्होंने बताया कि इस मॉनसून में गंगा में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज करीब 1.5 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जबकि नदी पिछले 24 घंटे से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा के बहाव के साथ वहां रही है। बता दें कि फिलहाल प्रशासन की नजर नदी के जलस्तर पर बनी हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है और रुद्रप्रयाग से जो हमें सूचना मिली थी सुबह, तो वहाँ चेतावनी स्तर से ऊपर था लेवल। अभी हमारे यहाँ चेतावनी स्तर के आसपास ही है और इस मानसून का सर्वाधिक डिस्चार्ज आज पास हुआ है 1,50,000 और लगातार 24 घंटे से गंगा नदी का जो बहाव है वो 1 लाख के ऊपर बना हुआ है। वैसे स्थिति सभी नियंत्रण में है और सामान्य। वहीं अब बात करेंगे मंगलौर की, जहां पर बस अड्डे के पूर्ण निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा होना है, पर बरसात के चलते अभी कुछ दिनों के लिए ये कार्य मंद पड़ गया है। और पूरे मामले में मुनीश कुमार त्यागी ने बताया कि रोडवेज का पुनर्निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा था और इसे अक्टूबर माह तक तैयार किया जाना था, पर अभी बरसात के कारण कार्य में थोड़ी देर हो रही है। पर फिर भी उन्हें उम्मीद है कि वक्त से पहले ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा और कार्य के दौरान गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो गुणवत्ता का पैमाना तो होता नहीं, तो जबान का पैमाना, गुणवत्ता का तो पैमाना जो है विभाग के पास और मशीनरी के पास है, वो गुणवत्ता करते हैं। ये सामने हमारा कार्य चल रहा है, 148 की रोटी पड़ रही है और कोई भी देख लो, कल भी हमारे कुंभ के भी आदमी आए हैं, थर्ड पार्टी भी आई है, हमारे विभाग के SC भी आए हैं, PIU के एक्शन भी आए हैं, सभी मतलब विभाग के आदमी और मतलब जय साहब भी जो PIU के। अब सीधे चलते हैं खटीमा, जहां पर उधम सिंह नगर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आपको बता दें इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।
पिछले सालों में जो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विशेषकर हमारा भली भांति जानता था शुरू से, चूंकि मैंने यहाँ देखा था, इसलिए हमने पहले दिन से संकल्प लिया, जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मुझे जिम्मेदारी मिली, दायित्व मिला, कि ये धर्मांतरण का जो पाप है, ये पाप जो है पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। इसीलिए हम ये धर्मांतरण का कानून लाए हैं और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। सख्त कानून है, उसको और सख्त बनाएंगे। जो आपने सुझाव दिया है कि जैसे ही जो धर्मांतरण करे उसकी जो मिलने वाली जो अनुसूचित जनजाति की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं बंद हो जाए, ये बहुत अच्छा सुझाव है। इस विषय पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि बहुत सोच समझकर ही धर्मांतरण पर कानून बनाया गया है और उस कानून का जो प्रभाव है, असर है, वो भी दिखाई देने लगा है। जैसा आप ही ने बताया कि अभी हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं और जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरा खाड़ू समाज जो हमारा यहाँ रहता है उसके सब प्रतिनिधि लोग आप लोग आए हैं। आप लोगों को भी पहल करके ये जो घिनौना काम, सोची समझी साजिश, एक षड्यंत्र समाज को समाप्त करने का, धीरे धीरे नुकसान करके एक दिन समाप्त करने का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को आप सब लोगों ने अब आगे नहीं बढ़ने देना है, यहीं पर उसको रोकना है। धन्यवाद। और हेलो, और मैं जो भी संवाद करना चाहते हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सूक्ष्म शब्दों में आप अपने जो विचार हैं वो रखें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा गोपाल सिंह राणा जी, संरक्षक राणा थारू परिषद। धन्यवाद बंटी राणा जी। आज थारू जनजाति थारू जनजाति संवाद का जो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।